dive into it. कहानी की शुरुआत एक बेहद आम लड़के पे से होती है, जो सुबह सुबह अपने काम पर पहुंचने की जल्दी में तेजी से ऐसे भाग रहा था जैसे उसे लोकल ट्रेन पकड़नी हो। कॉलेज पूरा करने के बाद उसे एक बिल्कुल साधारण सी नौकरी मिली थी, पर उसकी जिंदगी में दुख कम नहीं थे क्योंकि उसका बॉस बेहद टॉक्सिक था। इतना टॉक्सिक कि टॉक्सिक वेस्ट भी शर्मा जाए। स्टेशन पहुंचते ही जब ट्रेन के दरवाजे बंद होने वाले थे, तभी हमारे हीरो ने पूरी जान लगाई और एकदम पुष्पा की तरह आखिरी मौके पर अंदर घुसने में कामयाब रहा। दोपहर के समय काम के बीच जब पे लंच के बारे में सोचने लगा, तब उसे अपनी असली कंगाली का एहसास हुआ। अपने बचे कुचे पैसे बचाने के लिए वह जोमेटो और स्विगी पर 50 तरह के प्रोमो कोड्स और डिस्काउंट्स को कंपेयर करने लगा। लंच पेलने के बाद खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए उसने कंप्यूटर पर एक गेम चालू किया, पर जैसे ही उसे दबे पांव आते हुए अपने खड़ूस बॉस की आहट मिली, उसने तुरंत द फ्लैश की स्पीड से ऑल्ट टैब दबाकर स्क्रीन बदल दी। बॉस ने सन्यासियों की तरह उसके पीछे खड़े होकर घूरने की कोशिश की, पर उसे कुछ संदेह नहीं हुआ। इसके बाद भी बॉस उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए बार बार यमराज की तरह उसके पीछे मंडराता रहा। शाम के ठीक 6 बजे पे सबसे पहले अपना बैग पैक करके निकलने ही वाला था कि बॉस ने पीछे से आवाज लगाई, हीरो सुन जरा, प्रेजेंटेशन का कॉपी दे के जाना। पे ने याद दिलाया कि उसकी डेडलाइन में अभी 1 हफ्ते का समय बाकी है। जब बॉस ने उसे आज ही काम पूरा करने पर मजबूर किया, तो पे का दिमाग खराब हो गया। उसने साफ मना कर दिया और बोला, नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बॉस ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यू आर फायर्ड। पर पे को कोई परवाह नहीं थी। उसने पलटकर कहा कि वह उस पर कोर्ट में केस कर देगा और अपना सेवरेंस पैकेज लेकर ही रहेगा। पर जल्द ही सीन कट होता है और पता चलता है कि ये सब सिर्फ पे का एक हसीन डे ड्रीम था। असलियत में वो चुपचाप सीलम सैलमन बनके अपने बॉस की बात मान गया और ओवरटाइम करने के लिए तैयार हो गया। जब ऑफिस की सारी लाइट्स बंद हो गईं और पे अकेला बैठकर रात में घिस रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसके दोस्त ने व्हाट्सएप पर एक क्रिंज सा लिंक भेजा था। लिंक ओपन करते समय फोन गलती से उसके हाथ से फिसलकर सीधे डस्टबिन में गिर गया। जैसे ही वो फोन उठाने के लिए डस्टबिन की तरफ झुका, स्क्रीन चमक उठी और एक आवाज ने कहा, फॉर्चून कन्वर्जन सिस्टम एक्टिवेटेड। अचानक फोन से तेज रोशनी निकली और डॉक्टर स्ट्रेंज वाले जादुई तावीज उसके आसपास घूमने लगे। पे हवा में उड़कर सीधे डस्टबिन के अंदर खिंच गया और एकदम टेलीपोर्टेशन लेवल पर गायब हो गया। जब पे की आंख खुलती है, तो उसका दोस्त यांग उसे झकझोर कर उठा रहा था और कह रहा था, अबे उठ जा साले, डीन सर की क्लास है, प्रॉक्सी नहीं लगेगी आज, चल लोमड़ी। पे ने जब चौंक कर आसपास देखा तो उसके होश उड़ गए। न कोई ऑफिस, न कोई खड़ूस बॉस। वो तो अपने पुराने कॉलेज के हॉस्टल रूम में है और अपने फ्रेशमैन ईयर में वापस आ चुका है। पहले तो उसने सोचा कि वो वापस फ्यूचर में कैसे जाए, पर फिर उसे याद आया कि डीन तो कभी अटेंडेंस लेता ही नहीं था, बल्कि एक दूसरा फ्रेंडली दिखने वाला टीचर था जो बोलता था अटेंडेंस मैटर नहीं करती और सेमेस्टर के एंड में सबको F ग्रेड देकर पेल देता था। पे ने सोचा कि ये भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है ताकि वो वापस उस डेड एंड कॉर्पोरेट जॉब में न फंसे। तभी वो पलंग से गिरने ही वाला होता है कि उसकी नई सुपर पावर फॉर्चून कन्वर्जन सिस्टम जाग उठी, जिसने अपना नाम रिची बताया। रिची ने उसे समझाया कि वो उसे अमीर बनाने के लिए एक स्टार्टअप फंड देगा और शुरुआत में उसे पूरे 50,000 रुपए दिए गए। पे तो खुश होकर नया आईफोन या गोवा ट्रिप के बारे में सोचने लगा, पर रिची ने उसे बीच में ही टोक कर कहा कि यह पैसा बिजनेस चलाने के लिए है और उनके रूल्स थोड़े उल्टे हैं। यहाँ प्रॉफिट टू लॉस कन्वर्जन रेट चलेगा। जब सिस्टम ने कन्वर्जन रेट जनरेट किया, तो एक बड़ा ट्विस्ट आया। पे का लॉस रेशियो उसके प्रॉफिट रेट से बहुत ज्यादा था। मतलब कंपनी को जितना ज्यादा नुकसान लॉस होगा, सिस्टम पे को पर्सनल यूज के लिए उतना ही अंधा पैसा देगा। पाए ये सोचकर खुशी से झूम उठा कि पैसा कमाना मुश्किल है, पर पैसे डुबाना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद रिची ने उसे एक कानूनी कंपनी रजिस्टर करने को कहा। पे ने सोचा कोई शॉर्टकट स्कीम निकालूं, पर सिस्टम के रूल्स की वजह से उसे एक रियल कंपनी ही बनानी थी। लाइब्रेरी में बैठकर फोन चेक करते हुए उसे एक धांसू आइडिया आया कि गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा डुबाना सबसे आसान है, क्योंकि ज्यादातर गेम्स फ्लॉप हो जाते हैं। उसने एक्साइटमेंट में अपनी कंपनी का एक बेहद अजीब और रद्दी नाम रख दिया, क्योंकि उसे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना ही नहीं था। तभी रिची ने वार्निंग दी कि अगर इस सिस्टम के बारे में किसी को बताया तो सीधे ऊपर का टिकट कट जाएगा, और पहला गेम बनाने के लिए उसे सिर्फ 14 दिन का समय मिला। 14 दिन का टाइमर देखकर पे के तोते उड़ गए। जब उसका दोस्त यांग रूम में वापस आया तो पे ने उससे पूछता है, भाई 2 वीक में गेम बन सकता है क्या? यांग ने बताया, अबे तू तो एकदम ही नूब है,
और उसने बताया कि आजकल बिना कोडिंग सीखे भी अलग अलग टेम्पलेट्स और ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म्स की मदद से छपरी गेम आसानी से बनाए जा सकते हैं। पे ने लाइब्रेरी जाकर उस प्लेटफॉर्म को चेक किया और सोचा कि एक बेकार गेम बनाने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। उसने 20,000 रुपए एक बोरिंग ड्राइविंग सिमुलेटर टेम्पलेट पर खर्च किए, 15,000 रुपए घटिया बैकग्राउंड एसेट्स पर लगाए और बचे हुए पैसे दूसरे फालतू फीचर्स में लगाकर पूरा बजट खत्म कर दिया ताकि एकदम घटिया माल तैयार हो। गेम प्ले डिजाइन करते समय उसने जानबूझकर गेम का कोर्स पूरे 8 घंटे लंबा बनाया। न कोई रेसिंग, न कोई ट्विस्ट, बस 8 घंटे तक एक ही स्पीड पर गाड़ी चलाते रहो ताकि प्लेयर्स बोर हो जाएं, उसे नफरत करें और एक स्टार रेटिंग दें। अपने इस पूरे फ्लॉप मास्टर क्लास प्लान को देखकर पे बेहद खुश हुआ और मुस्कुराकर बोला, भाई परफेक्ट। और पे ने सोचा कि नुकसान पक्का करने के लिए इसकी कीमत रख देते हैं, सिर्फ 1 युआन, मतलब एकदम चिल्लर। वो सोच रहा था कि इतने घटिया गेम को तो फ्री में भी कोई न ले, तो 1 युआन में कौन खरीदेगा। जब शुरुआत में एक भी डाउनलोड नहीं आया तो पे खुशी के मारे भांगड़ा करने लगा कि चल भाई, अपना लॉस पक्का और अंधा पैसा आना तय है। तभी हॉस्टल के कमरे में पड़ोसी लड़के खिड़की से मुंह निकालकर चिल्लाते हैं, ओए चल गेमिंग मैच हो जाए। पर पे साफ मना कर देता है क्योंकि रात भर जागकर गेम जो बनाया था तो बॉडी बोल रही थी, भाई अब सो जा। अब पे के रूममेट्स पड़ोसियों के खिलाफ मैच खेलने तो बैठ गए, पर भाई सब के सब 1 नंबर के नूब निकले और बुरी तरह मैच हार गए। वो सब वहां चीख चिल्ला रहे थे और पे आराम से बेड पर लेटा हुआ था। यांग ने पूछा भी, भाई हमारे शोर से तू डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। पर पे मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई, मुझे तो मजा आ रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्यूचर में नौकरी लगने के बाद पे ने पैसे कमाकर सारे अच्छे अच्छे गेम्स तो खरीद लिए थे, पर कॉर्पोरेट मजबूरी और खड़ूस बॉस के चक्कर में उन्हें खेलने का टाइम कभी नहीं मिला। पर अब जिंदगी बदलने वाली थी, उसे बस कंपनी का पैसा डुबाना था और खुद अमीर बनना था। उसने सोचा अब उसे जिंदगी में कभी घिसना नहीं पड़ेगा। अब एंट्री होती है एक कंटेंट क्रिएटर 14 की। ये भाई साहब इंटरनेट पर बेकार और घटिया गेम्स का रिव्यू करने के लिए मशहूर थे, पर इनके पास कोई स्पॉन्सर नहीं था तो इनकी पॉकेट्स में भी एकदम कंगाली छाई हुई है। अगली वीडियो के लिए गेम ढूंढते ढूंढते उनकी नजर पड़ी लोनली डेजर्ट रोड पर। उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था, ये गेम आपको जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। 14 को लगा कुछ गहरा माल है, उसने गेम चालू किया और चौंक गया क्योंकि गेम में न कोई कहानी थी न कोई दुश्मन, बस सन्नाटा। 14 गाड़ी चला रहा होता है कि अचानक उसका ध्यान भटका और गाड़ी ठुक गई। गेम ओवर। 14 का ईगो हर्ट हो गया। उसने कंट्रोलर उठाया और घंटों तक उसे क्लियर करने में लग गया। खेलते खेलते उसे नींद आने लगी तो उसने गेम पॉज करने की कोशिश की, पर हमारे हीरो पे ने तो पॉज का बटन बनाया ही नहीं था। 14 की गाड़ी फिर से ठुक गई। अब तो 14 एकदम गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने पूरी जान लगा दी, पर गेम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो हार मानने ही वाला था कि तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका, फिनिश लाइन पर आपके लिए कुछ खास इंतजार कर रहा है। 14 की क्यूरियोसिटी जाग उठी। वो लगातार घंटों तक गाड़ी चलाता रहा। 8 घंटे गाड़ी चलाते चलाते 14 को लग रहा था कि उसे मोक्ष मिल गया है, वो एकदम बाबा बन चुका है। आखिरकार वो फिनिश लाइन पर पहुंचा। स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा आया, कांग्रेचुलेशंस, आपने अपनी जिंदगी के 8 घंटे बर्बाद कर दिए। 14 का दिमाग फट गया। वो चिल्लाने लगा, अबे साले, ये तो स्कैम है। इधर पे आराम से क्लास में बैठकर अपना फोन चला रहा था। रिची ने डेटा दिखाया कि अगले क्लोजिंग डेट में अभी 11 दिन बाकी हैं। पे बड़ा खुश कि कोई डाउनलोड नहीं है, अंधा पैसा आने वाला है। तभी उसे पीछे वाली बेंच के लड़कों की बातें सुनाई देती। वो इसी गेम की बात कर रहे थे। पे के कान खड़े हो गए। उसे समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। भाई भागते भागते हॉस्टल पहुंचा और लैपटॉप खोला तो देखा कि गेम तो वायरल हो चुका है और ये सब हुआ उस 14 की वजह से। 14 ने अपनी वीडियो में चिल्लाकर बोला था, इस घटी लोनली डेजर्ट रोड को गलती से भी मत खेलना, ये पूरी हिस्ट्री का सबसे बोरिंग गेम है और आखिर में ये आपको ताना मारता है। पर जनता तो जनता है। जैसे ही 14 ने मना किया, लोगों के अंदर का कीड़ा जाग उठा और सबने क्यूरियोसिटी में आकर 1-1 युआन में गेम खरीदना शुरू कर दिया। यांग ने आकर पे से कहा, भाई एक गेम आया है मार्केट में, बड़ा वायरल है, चल ट्राई करते हैं। पे ने अपना सर पकड़ लिया और अंदर ही अंदर रोया, अबे मैंने ही बनाया है वो रद्दी। पे ने तुरंत गेम का डिस्क्रिप्शन चेंज करके लिखा, भाइयों और उनकी बहनों, ये गेम बेकार है, प्लीज अपना रिफंड ले लो। पर जनता ने रिव्यू में लिखा, अबे कौन 1 युआन के लिए इतना टेडियस रिफंड प्रोसेस करेगा, तू ही रख ले भाई हमारी तरफ से टिप। कुछ दिनों बाद यांग लगातार वो गेम खेल रहा था और बोला, है तो एकदम टट्टी गेम, पर पता नहीं क्यों आदत सी हो गई है। पे बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा था, मतलब उसकी पर्सनल कमाई घट रही थी। इधर सीन कट होता है एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी के बॉस ली पर।
उसके असिस्टेंट ने आकर बताया कि एक नया गेम लोनली डेजर्ट रोड मार्केट में चल रहा है, पर उसकी कीमत सिर्फ 1 युआन है, तो उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ली एकदम शाना बनकर बोला, मुझे पैसे की परवाह नहीं है, मेरा मकसद पूरी गेमिंग इंडस्ट्री पर राज मोनोपोलाइज करना है। और उसने अपनी असिस्टेंट को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसका विजन बॉस से मैच नहीं हो रहा था। पे इधर गूगल पर सर्च कर रहा था, बिजनेस में नुकसान कैसे करें, पर इंटरनेट पर ऐसी रद्दी चीज कौन ही ढूंढता है, तो कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार क्लोजिंग डेट आ गई। गेम ने पूरे 70,000 युआन कमा लिए थे, पर उल्टे कन्वर्जन रेट की वजह से पे के हाथ में आए सिर्फ 700 युआन चिल्लर। रिची ने बधाई दी, मुबारक हो, गेम हिट है। पर पे का रोना निकल गया। रिची ने अगले राउंड के लिए उसे पूरे 3 लाख युआन का स्टार्टअप फंड दिया और 30 दिन का टाइम दिया। पे सोच में पड़ गया कि इतने सारे पैसे अब डुबाएं कैसे, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस में यूज हो सकते थे। हॉस्टल में यांग ने देखा कि पे का मूड ऑफ है, तो उसने कहा, चल मैच खेलते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। यांग ने बाकी दोस्तों को बुलाया, आ जाओ, आज पे हमारी टीम में है, पड़ोसियों से बदला लेंगे। मैच शुरू हुआ। पे ने पूरी टीम को अपने कंधे पर उठाया, पर आखिर में वो फिर हार गए क्योंकि यांग एक नंबर का छपरी और बेकार प्लेयर था। सब यांग को गाली देने लगे, पर यांग उल्टा पे पर चढ़ गया। भाई तू थोड़ा और अच्छा खेल सकता था ना। पे को गुस्सा तो बहुत आया कि ये खुद बोझ बर्डन है और मुझे बोल रहा है, पर तभी उसके दिमाग में बत्ती जलती है। उसने यांग को देखा और सोचा, ये यांग ही तो मेरी किस्मत की चाबी है, ये जहां जाता है वहां नुकसान होता है। अगर मैं इसको अपने साथ मिला लूं तो मेरा पैसा डूबना 100% पक्का है। उसी रात पे दबे पांव सोते हुए यांग के पास गया और उसे घूरने लगा। अगले दिन पे लगातार यांग के पीछे पीछे घूमने लगा। यांग परेशान होकर बोला, भाई तू क्या चाहता है मुझसे? पे ने एकदम सीरियस होकर कहा, मुझे तू चाहिए। आसपास के लोगों ने एकदम गलत मतलब निकाल लिया और वो हंसने लगे। यांग वहां से भागने लगा, पर पे ने उसे पकड़ लिया और बोला, अबे साले, गलत मत समझ, मुझे नया गेम बनाने के लिए तेरी मदद चाहिए। यांग ने साफ मना कर दिया, अबे रहने दे, हमसे ना हो पाएगा, फ्लॉप हो जाएंगे। वो जाने ही वाला था कि पे ने उसके कान में धीरे से कहा, भाई मेरे पास पूरे 3 लाख युआन का बजट है, लोनली डेजर्ट रोड गेम मैंने ही बनाया है। यांग का मुंह खुला का खुला रह गया और तुरंत बोला, भाई तेरे साथ काम करने के लिए मैं नरक में भी जाने को तैयार हूँ। यांग तुरंत हॉस्टल भागा और ढेर सारी प्रोग्रामिंग और कोडिंग की रद्दी किताबें खरीद लाया। पे ने उसे देखा तो दिमाग में सोचा, बेटा तू सीखने बैठ गया तो मेरा लॉस कैसे होगा? पे ने उसे फटकार लगाते हुए कहा, अबे तू तो एकदम ही दिमाग से पैदल है क्या? जब हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ये आईआईटी लेवल की पढ़ाई क्यों करनी? यांग बेचारा सोच में पड़ गया कि अब इन किताबों का क्या करें। फिर भी उसने एक किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश की, पर भाई साहब पहला पन्ना पढ़ते ही ऐसी घोड़े बेचकर सोए कि पे खुशी से झूम उठा। पे ने सोचा, प्लान एकदम ट्रैक पर है, ये लल्लू ऐसे ही सोता रहा तो कंपनी का डूबना तय है। अगले दिन पे सोचने लगा कि अगला गेम कैसा होना चाहिए। उसका ड्राइविंग गेम पहले ही हिट हो चुका था, तो अगर उसने वापस वैसा ही कुछ बनाया तो जनता फिर से टूट पड़ेगी। उसने सोचा कि क्यों ना सारा पैसा एक बड़े गेम में लगा दूं और उसे कभी लॉन्च ही ना करूं। पर तभी रिची ने पीछे से डंडा कर दिया, ऐसा किया तो सीधा पेनल्टी लगेगी, जेल का टिकट कट जाएगा। पे ने पलटकर अपना प्लान बदला। उसने सोचा कि मोबाइल गेमर्स को अभी तक इसकी कंपनी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, तो एक मोबाइल गेम बनाते हैं। मार्केट में कार्ड गेम्स बड़े ट्रेंड में थे, पर सबसे बड़ा हिट गेम था थ्री किंगडम्स। बाकी सब कंपनियां इसी को कॉपी करके फ्लॉप हो रही थीं। पे ने दिमाग लगाया, मैं दुनिया का सबसे घटिया कार्ड गेम बनाऊंगा। उसने यांग से कहा कि हम इसके लिए अलग से आर्टिस्ट हायर करेंगे। यांग बोला, भाई सस्ते में काम हो जाएगा ना? पर पे तो पैसा डुबाने पर तुला था। उसने छाती ठोककर कहा, नहीं, हम अपना सब कुछ इन्वेस्ट करेंगे बेस्ट से बेस्ट कार्ड गेम बनाने के लिए। मतलब घटिया गेम में अंधा पैसा फूंकने का प्लान था। दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे जहाँ पे ने यांग से कहा, तू सारे कैरेक्टर्स की कहानियों को पूरा बदल दे। यांग डर गया, भाई गेम बर्बाद हो जाएगा। पे ने एकदम ज्ञान पेलते हुए कहा, इनोवेशन से डरना नहीं चाहिए मियाँ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। यांग ने सोचा और बोला, क्यों ना हम कैरेक्टर्स को अजीब ओ गरीब जानवर या क्रीचर्स बना दें। पे ने एक्टिंग करते हुए कहा, तू तो सच में जीनियस है रे। पे ने उसे तुरंत कंपनी का एम्प्लॉय बना लिया और कहा, तेरी सैलरी महीने की 3,000 युआन। यांग तो इतने पैसे देखकर पागल ही हो गया। इधर सीन कट होता है दोबारा बड़े गेमिंग बॉस ली पर। उसकी नई असिस्टेंट ने आकर रोना रोया, सर थ्री किंगडम्स के प्लेयर्स गेम छोड़ रहे हैं क्योंकि रेयर कार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ली ने ज्ञान बांटा, अबे नूब, अगर सस्ते में कार्ड दे दिए तो लोग एडिक्टिव कैसे होंगे? कार्ड गेम्स का जमाना जा रहा है, रहने दो। फिर असिस्टेंट ने बताया कि एक नई कंपनी, पे की कंपनी थ्री किंगडम्स को कॉपी करने का प्लान बना रही है। एकदम जीरो क्रिएटिविटी है उनमें। ली अचानक गुस्से में लाल हो गया और बोला, अबे साले, वो थीम मैंने ही उनके लिए चुनी थी, तू मेरी क्रिएटिविटी पर शक कर रही है। और उसने गुस्से में अपनी इस नई असिस्टेंट को भी लात मारकर नौकरी से निकाल दिया। भाई का अलग ही चल रहा है।
इधर पे लैपटॉप पर बैठकर हंस रहा था यांग के बेकार आइडियाज पर। वो इंटरनेट पर कोई ऐसा रद्दी नया आर्टिस्ट रूकी ढूंढ रहा था जो सबसे बदसूरत डिजाइन बनाए ताकि गेम पिटे। उसे एक प्रोफाइल मिली और उसने सोचा ये बंदा हमें फ्लॉप करवाने में पूरी मदद करेगा। अगले दिन यांग ने एक आइडिया दिया, क्यों ना सारे कैरेक्टर्स को सुंदर लड़कियां बना दें। पे ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उसे पता था कि अगर एनिमे लड़कियां डाल दी तो देश के सारे सिम्स और छपरी टूट पड़ेंगे और गेम हिट हो जाएगा। उसने यांग को झूठ मूठ का ज्ञान दिया, मैं कैरेक्टर्स की यूनिकनेस नहीं खोना चाहता। यांग ने हाँ में हाँ मिलाई और पे ने मन में सोचा कैसा चूतिया है ये। दोनों एक बोट में घूम रहे थे जहां पे ने कहा कि हमें कॉन्सेप्ट डिजाइन पर ध्यान देना चाहिए। यांग को लगा कि पे चाहता है कि यांग ही ड्राइंग करे ताकि कोई बाहर का आर्टिस्ट उसकी लाइमलाइट न चुरा सके। यांग बोला, भाई हम गेम प्ले पर फोकस करते हैं, ड्राइंग मैं ही कर देता हूँ। पर पे तो पैसा फूंकने के चक्कर में था। वो बोला, नहीं, नए आर्टिस्ट से ही करवाएंगे। दोनों में इतनी बहस हुई कि बोट हिलने लगी और पलट गई। उनका गाइड पानी में डूबने लगा। दोनों उसे बचाने गए तो गाइड चिल्लाया, अबे छोड़ दो मुझे, तुम दोनों की वजह से ही ये सब हुआ है। पानी से निकलकर पे ने यांग को उस आर्टिस्ट के बारे में बताया जिसका नाम था जिन जैन। जिन सिर्फ चिबी छोटे और मोटे कार्टून टाइप कैरेक्टर्स बनाता था। पे ने यांग को पट्टी पढ़ाई कि इससे गेम एकदम यूनिक दिखेगा। दोनों ने जिन के साथ वीडियो कॉल पर मीटिंग की। यांग ने जिन को प्लान बताया और पे ने कहा, तुम्हें गेम के 50 कैरेक्टर्स डिजाइन करने हैं, पूरी आजादी है, जो मर्जी बनाओ, बस चिबी मत बनाना। जिन परेशान हो गया, मैं तो सिर्फ चिबी ही बनाता हूँ, मुझे क्यों हायर कर रहे हो। पे ने मक्खन लगाया, क्योंकि हमें तुम में पोटेंशियल दिखता है। जिन मान गया पर बोला, एक कैरेक्टर का 2000 युआन लगेगा। यांग चिल्लाने ही वाला था कि बहुत महंगा है, पर पे ने बीच में ही बाजी पलट दी, अबे 2000 तो बहुत कम है, हम तेरी यूनिक आर्ट के लिए पूरे 3500 युआन देंगे एक कैरेक्टर का। जिन तो चौंक गया। तभी रिची ने पे के दिमाग में वार्निंग दी, बिना बात के रेट बढ़ाना रूल्स के खिलाफ है। पे ने तुरंत दिमाग लगाया और बोला, इसमें सारी अमेंडमेंट फीस बदलाव का खर्च भी शामिल है। रिची ने अपना वार्निंग वापस ले लिया, पर पे का प्लान तो ये था कि वो एक बार भी बदलाव करने को कहेगा ही नहीं, ताकि जिन जितना बेकार बनाए वैसा ही गेम में चला जाए। पे ने जिन से कहा, तुम्हें जो ठीक लगे वो बनाओ, तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं। मीटिंग के बाद यांग बोला, भाई ये जिन का एटीट्यूड खराब है, मुझे पसंद नहीं आया। पे ने कहा, अरे वो इंट्रोवर्ट होगा रे। पे ने यांग को आर्ट देखने का काम दे दिया और खुद गेम प्ले पर लग गया। पे ने दिमाग लगाया कि जनता को इस गेम से नफरत करवानी है, तो इसकी कीमत रख देते हैं 10 युआन, जो कि हिट गेम 3 किंगडम्स से दुगुनी थी। और ऊपर से उसने एक लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप का ऑप्शन डाल दिया, जिससे अनलिमिटेड कार्ड्स फ्री में ड्रॉ किए जा सकें। पे को पता था कि गेमर्स को मेहनत ग्राइंडिंग करके रेयर कार्ड्स निकालने में मजा आता है। अगर सब फ्री में पहले दिन ही दे दिया तो लोग बोर होकर पहले घंटे में ही गेम डिलीट मार देंगे। उसने इंटरनेट पर सबसे रद्दी फ्लॉप टेम्पलेट ढूंढा, जो एक दूसरी कंपनी ने 3 किंगडम्स को कॉपी करने के चक्कर में बनाया था और पूरी तरह डूब चुका था। पे ने सोचा, परफेक्ट, इस घटिया कचरे को तो कोई नहीं खेलेगा, और उसने उसे खरीद लिया। इधर जिन अपने टीम के लड़कों से मिला और बोला, एक नया काम मिला है। पर उसकी टीम ने जब कैरेक्टर डिस्क्रिप्शंस पढ़े तो उनका सर घूम गया और वो बोले, भाई ये कौन सा सस्ता नशा करके स्क्रिप्ट लिखी है, ये गेम तो पक्का पिटने वाला है। जिनकी टीम के लड़के तो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सोचा, भाई ये कोई स्कैम वैम है क्या। पर जिन ने उन्हें तुरंत रोका और बोला, अबे ओए सुनो, क्लाइंट ने एडवांस डिपॉजिट पहले ही दे दिया है और ऊपर से पूरी आर्टिस्टिक फ्रीडम दी है। जिनको लगा कि ये उनके लिए मार्केट में अपना नाम बनाने का सबसे बेहतरीन मौका है। बस फिर क्या था, सब के सब एकदम जोश में आ गए और बोले, अब तो अपना बेस्ट शॉट देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा पहला वीडियो है तो मुझे सपोर्ट जरूर करना, वो जो लाल वाला बटन है उसे जरूर दबाएं। बाय गाइस।